तो अब हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमने यहाँ पे फिनिश किया था 3 factors are invariably found in a strong nation: a collective pride in its achievements, unity and the ability for combined action. अब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे and this will be the last part. Okay? चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। For a people and a nation to rise to the highest, they must have a common memory of great heroes and exploits, of great adventures and triumphs in the past. क्या कह रहे हैं अब्दुल कलाम सर कि नेशन के जो लोग हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा नेशन जो है अपनी हाईएस्ट पॉसिबल कैपेबिलिटी तक पहुंचे, तो उसके लिए नेशन के जो लोग हैं उनके पास हमारे जो हीरोज हैं, ठीक है, जो पास्ट के जो ग्रेट हीरोज हुए हैं, उनकी एक कॉमन मेमोरी होनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक बच्चे को, हर एक यूथ को अपने पास्ट हीरो के बारे में पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि किसी को कुछ बताया जाए, किसी को कुछ बताया जाए, नहीं, सबको इक्वल नॉलेज होनी चाहिए और सबको सेम ही चीज पता होनी चाहिए। और वो बता रहे हैं कि उनके जो भी एडवेंचर्स रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी फेस किया, उसको जैसे हैंडल किया, किस तरीके से उन्होंने विक्ट्री हासिल की, वो सब कुछ पता होना चाहिए। आगे वो ये कहते हैं, इफ द ब्रिटिश रोज टू द ग्रेट हाइट्स इट इज बिकॉज दे हैड ग्रेट हीरोज टू एडमायर। अगर ब्रिटिश जो है वो इतने ऊंचे मकाम तक पहुंच पाए तो उसके पीछे रीजन है, और वो रीजन ये है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े हीरोज हैं जिनको वो एडमायर करते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, जिनसे वो इंस्पायर होते हैं। इट डजंट मीन कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, नहीं है, बट पता है जैसे अब शिवाजी हैं, मैं गारंटी से बता रही हूँ शिवाजी के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, बट मैक्सिमम यूथ को, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा। यही अब्दुल कलाम सर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश में ऐसा नहीं है, ब्रिटिश में सबके पास इक्वल नॉलेज है, सबको इक्वली एक चीज, सेम चीज बताई गई है। आगे वो एग्जाम्पल देते हैं, मैन लाइक लॉर्ड नेल्सन। लॉर्ड नेल्सन कौन थे, आपको दिख रही होगी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी से, और द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। अब वो एग्जाम्पल देते हैं कि उनके पास बहुत बड़े बड़े हीरोज हैं एडमायर करने के लिए, जैसे लॉर्ड नेल्सन हो गए या ड्यूक ऑफ वेलिंगटन हो गए। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन उस टाइम पे अर्थर वेल्सले थे। कौन था, अर्थर वेल्सले थे, दिख रहा होगा ये भी आपको। जापान रिप्रेजेंट अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ नेशन प्राइड। अगर हम नेशन प्राइड की बात करें तो जापान उसका जीता जागता सबूत है हमारे सामने। जापान के लोग बहुत ज्यादा गर्व करते हैं इस बात पे कि वो जापानीज हैं। यस, वी इंडियंस ऑल्सो डू, बट एक्सेप्शंस होते हैं, आप लोगों को पता है कंडीशंस बहुत अच्छी तरीके से, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसको। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हो, द जापानीज आर प्राउड ऑफ बीइंग वन पीपल हैविंग वन कल्चर and because of that they could transform a humiliating military defeat into a triumphant economic victory। अब वो क्या बोल रहे हैं, जापान के जो लोग हैं जापानीज, वो प्राउड फील करते हैं इस बात पे कि वो एक हैं, ठीक है, उनका एक कल्चर है, और इसी वजह से अगर उनको मिलिट्री डिफीट भी मिल रही होती है ना, या अगर वो मिलिट्री पावर लूज भी कर रहे होते हैं ना, तो वो इकोनॉमिक विक्ट्री की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यानी वो अपनी जो इकोनॉमिक है उसको वो संभाल ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके नेशन में यूनिटी है, ठीक है, उनके नेशन का हर एक पीपल प्राउड फील करता है अपने नेशन को लेकर के, और अपना वक्त नेशन के लिए देता है। सबसे बड़ी बात, वो लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, पता होगी ये सारी चीजें आप लोग को। ऑल नेशंस विच हैव राइजन टू ग्रेटनेस हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ मिशन। अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि जितने भी नेशंस ग्रेटनेस की तरफ बढ़े हैं उन सबके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक थी, एंड दैट इज दे हैव अ सेंस ऑफ मिशन। यानी उनका एक विजन था, उनका एक एम था, उनके नेशन का एक एम था, एक विजन था, ठीक है, और एक मिशन था जिसको वो अकम्प्लिश करते थे, जिसको अकम्प्लिश करने की तरफ वो पूरे जी जान से लगे रहते थे। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में एकदम छोड़ करके, और जो वहां पे जो थी
जो भी सीन सिनेरियो था वहां पे, दे वर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द कोर, जब बात नेशन की आती थी तो, समझ रहे हो? द जापानीज हैव इट इन लार्ज मेजर, और यही जो चीज है सेंस ऑफ मिशन वाली चीज, ये जापानीज पीपल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में है. सो डू द जर्मन्स, और सेम गोज विद जर्मन एंड सेम गोज विद जर्मन. जर्मन्स जो हैं उनके पास भी सेम क्वालिटी में है, सेम क्वांटिटी में है. इन द कोर्स ऑफ 3 decades, 3 decades के कोर्स में, वक्त की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है, एक बहुत लंबा वक्त दिखाया गया है. जर्मनी वॉज ट्वाइस ऑल बट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी जो है वो बहुत बड़ी थी, दुगनी थी, लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रॉय कर दी गई थी. अब ये बात वर्ल्ड वॉर की हो रही है, ओके. एंड येट इट्स पीपल्स सेंस ऑफ डेस्टिनी नेवर डीम्ड. लेकिन उसके बावजूद जर्मनी इतनी बुरी तरीके से तबाह कर दी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में. पता होगा, शिप वगैरह सब कुछ लूज कर दिए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारे फैक्टर्स हुए थे. अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हो, 9th-10th की हिस्ट्री में है ये, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो याद होगा आप लोगों को. इतनी बुरी हार के बावजूद, इतनी बुरी डिफीट के बावजूद, वहां के जो लोगों की प्राइड थी ना, या कह लो जो लोगों की डेस्टिनी थी, वो उसके बावजूद नीचे नहीं गिरी. यानी उन्होंने होप तब भी नहीं खोया, वो उसी मेहनत के साथ लगे रहे. फ्रॉम द एशेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट हैज इमर्ज्ड अ नेशन इकोनॉमिकली पावरफुल एंड पॉलिटिकली असर्टिव. वर्ल्ड वॉर 2 क्या बहुत अच्छी लाइन लिखी है, लिखा है फ्रॉम द एशेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एशेस वर्ड का यूज यहाँ पे क्यों किया उन्होंने? बिकॉज लिटरली जर्मनी का सब कुछ खत्म हो चुका था. जर्मनी के पास कुछ भी नहीं बचा था प्रॉपर, ठीक है, जिसके बाद वो ये सोच सके कि हाँ हमारे पास ये चीज है तो इससे हम अपने नेशन को बिल्ड अप कर ले जाएंगे. नो. लेकिन इसीलिए यहाँ पे एशेस वर्ड का यूज हुआ है, ओके. लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसा नेशन इमर्ज हुआ जो कि इकोनॉमिकली तो पावरफुल था ही था, बट पॉलिटिकली असर्टिव भी था. पॉलिटिकली असर्टिव मतलब क्या होता है? पॉजिटिव. बेसिकली हेयर असर्टिव डिनोट्स पॉजिटिव नोट. तो पॉलिटिकली भी वो उतना ही स्ट्रांग बना और इकोनॉमिकली भी वो उतना ही पावरफुल बना, इतनी बुरी डिफीट के बावजूद. इफ जर्मनी कैन बी अ ग्रेट नेशन, तो अगर जर्मनी इतना बड़ा नेशन हो सकता है, व्हाई कांट इंडिया? तो फिर इंडिया क्यों नहीं हो सकती है? अगर जर्मनी एशेस से निकल सकता है और खुद को बिल्डअप कर सकता है, ऐश होने के बाद, राख होने के बाद, तो फिर इंडिया क्यों नहीं कर सकता? ये अब्दुल कलाम सर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, historic forces have not given a common memory to all the communities by taking them back to their roots a millennium down the ages. क्या बोल रहे हैं वो? लेकिन फिर वो खुद ही बताते हैं कि आखिर क्यों है ऐसा इंडिया में. इंडिया क्यों नहीं कर सकता? इंडिया कर सकता है, लेकिन इंडिया में ना जो हिस्टोरिक फोर्सेस हैं और जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज सिर्फ रिलीजन नहीं आती हैं. डोंट थिंक कि रिलीजन, नो. डिफरेंट कम्युनिटीज से मतलब है ट्राइब से लेकर के जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं राजा महाराजाओं की, वहां तक की बात कर रहे हैं. कम्युनिटीज में सारे लोग आ गए बेसिकली, ओके. सो यहाँ अब्दुल कलाम सर यही कह रहे हैं कि जो जितनी भी कम्युनिटीज है ना, उनको कॉमन मेमोरी नहीं दी जाती है हमारे हिस्टोरिक हीरोज की, बाय टेकिंग देम बैक to their roots a millennium down the ages. यानी बहुत समय पुराने जो भी हमारे जो रूट्स हैं, हमें उनके बारे में नहीं बताया जाता है, हमें सिर्फ सक्सेस दिखाई जाती है. भैया देखो, ये आप लोग ने देखा होगा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए. जब कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो जनरली हमें क्या सुनने को मिलता है? देखो फला सक्सेस हो गए. Nobody will talk about his or her roots, कि उसने आखिर शुरुआत कहां से की थी, इसकी कोई बात नहीं करता. People will see, पैसे देखते हैं लोग, पैसे,
ठीक है, कौन कहां से आ रहा है ये वो इंसान तब तक नहीं देखता जब तक जिसके पैसे हैं वो खुद अपने मुंह से ना बोले माइक लेकर के और लोगों को ना बताए, तब तक कोई कंसीडर नहीं करता। एम आई राइट? सो यहाँ पे वही वो कह रहे हैं कि कैसे डेवलप करेगा इंडिया जब हमें ये पता ही नहीं है कि जो आज हम इतने प्राइडफुल तरीके से जी रहे हैं उसके पीछे कितने लोगों ने अपना खून बहाया है। बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जिनको चंद्रशेखर आजाद हो गए या भगत सिंह हो गए, इन लोग के बारे में पूरी स्टोरी पता ही नहीं है। जो उन्होंने हल्की फुल्की इधर से सुन ली उधर से सुन ली, कुछ 2-3 लाइनें पढ़ ली, बस उनको वही पता है। सो वहां पे यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी कम्युनिटीज हैं सबको कॉमन मेमोरी होनी चाहिए हमारी रूट्स की, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, और सारी कम्युनिटी को सारी कम्युनिटीज के बारे में पता होना चाहिए, सारी कम्युनिटीज के रूट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर वो आई कहाँ से हैं, हुआ क्या उनके साथ, ये सारी चीजें basically. Not enough effort has been made in the last 50 years to foster that memory. और जितना एफर्ट लगाना चाहिए इस मेमोरी को सारे बच्चों में डालने की, उतना एफर्ट पिछले 50 सालों में भी नहीं बनाया गया है, नहीं किया गया है या कह लो। ठीक है, ये अब्दुल कलाम सर जब लिखे थे इस ऐसे को तब वो ये बात कह रहे थे, तो उसके बाद तो अभी तो 50 से बहुत ज्यादा ही हो गया है, समझ रहे हो ना। I had the fortune of learning many of our religions in the country from my childhood, in high school and then onwards for nearly 70 years. अब वो ये बात बोल रहे हैं, ये जो लाइन है गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि मेरा जो फॉर्च्यून था वो अच्छा था कि मुझे छोटे से लेकर के ही, फिर मैं जब स्कूल में गया और उसके बाद 70 साल तक की उम्र तक जितने भी रिलीजन हैं मुझे उसके बारे में पढ़ाया गया। बेसिकली यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी हमारी एजुकेशन कह लो, एजुकेशन सिनेरियो था, या जो पुरानी हमारी पढ़ाने की जो भी प्रैक्टिस हुआ करती थी, दैट वाज गुड। उस टाइम पे इन सारी इंफॉर्मेशंस को दिया जाता था बच्चों को। कहीं ना कहीं वो ये भी बोल रहे हैं, वरना वो ये नहीं बोलते ना आई हैड द फॉर्च्यून ऑफ लर्निंग। फॉर्च्यून वर्ड का यूज वहां पे अपने लिए क्यों किया उन्होंने? इसीलिए, यही चीज शो करने के लिए कि मैं लकी था कि मुझे वो इंफॉर्मेशन मिली जो आजकल की यूथ को भी मिलनी चाहिए बट नहीं मिल रही हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। वन एस्पेक्ट आई रियलाइज इज दैट द सेंट्रल थीम ऑफ एनी रिलीजन इज स्पिरिचुअल वेल बीइंग। और वो ये कहते हैं कि एक एस्पेक्ट जो मैंने रियलाइज किया है किसी भी रिलीजन का, उन्होंने सारे रिलीजन के बारे में पढ़ा था ना, तो किसी भी रिलीजन का जो एक थीम होता है, जो एक कोर होता है, वो होता है उसका स्पिरिचुअल वेल बीइंग। यानी आप अंदर से कैसे इंसान हो, अंदर से आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड यही एक चीज सबके अंदर, चाहे वो जिस भी रिलीजन का हो, कॉमन होती है। एंड यही वो चीज है जो जिस इंसान के अंदर पाई जाती है ना, फिर वो भेदभाव नहीं करता रिलीजन बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे। क्लियर? इंडीड इट शुड बी अंडरस्टूड दैट द फाउंडेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या होता है दिख रहा होगा आप लोग को, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, येट ऐसे टर्म्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक नॉट बचपन से नहीं तो 8-9 स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही होगा आपने। दैट्स वाई मैं इसको इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। दीज आर वेरी कॉमन टर्म्स। ओके, indeed it should be understood that the foundation of secularism in India has to be derived from spirituality। अब वो क्या बोल रहे हैं कि बेशक इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो सेक्युलरिज्म का फाउंडेशन है इंडिया में वो स्पिरिचुअलिटी से आएगा। किससे आएगा? स्पिरिचुअलिटी से आएगा। समझ रहे हो? यानी कि अंदर से इंसान अच्छा होना चाहिए। एक जो ह्यूमन क्वालिटीज होती है ना, फॉर बीइंग काइंड एंड ऑल, वो सारी चीजें दिखनी चाहिए। ठीक है, अंदर से मन आपका साफ होना चाहिए। अब ये वाला डायलॉग नहीं मारना कि ठंडी है नहाए भले ना, लेकिन अंदर से तो मन साफ ही है। कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, योर सोल नोज योर ट्रुथ। इस बात को हमेशा याद रखना, योर सोल नोज योर ट्रुथ।
तुम चाहे जो भी बोल लो, चाहे जो भी कर लो ऊपर से, ठीक है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सच जानती है, एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू फेस सिचुएशंस इन फ्यूचर, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा. ओके, it is because our sense of mission has weakened that we have ceased to be true. वापस से पढ़ती हूँ मैं. It is because our sense of mission has weakened that we have ceased to be true to our culture and ourselves. If we come to look upon ourselves as a divided people with no pride in our past and no faith in the future, what else can we look forward to except frustration, disappointment and despair? मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया है इसको पढ़ के, लेकिन मैं आई विल नॉट टेक द नेम. ठीक है, आई विल नॉट टेक द नेम. चलिए समझते हैं क्या कह रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि हमारा, और ऐसा क्यों है, जो ऊपर उन्होंने बताया कि मुझे फॉर्च्यून मिला बट आजकल के लोगों, आजकल की यूथ को नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो सेंस ऑफ मिशन है ना, वो कमजोर हो चुका है. ठीक है, और जो क्यों कमजोर हो चुका है, रीजन बीइंग जो हमारा एक ट्रू कल्चर है, ठीक है, और हम जो सच्चाई हमें अपने लिए होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो रहा है उसका. एंड दिस इज द रीजन व्हाई मिशन इज ऑल्सो वीकनिंग. और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मिशन जो है वो कमजोर पड़ रहा है. ठीक है, यहाँ पे कमजोर पड़ने का मतलब क्या है? यहाँ पे कमजोर पड़ने का मतलब है कि जो मिशन एक नेशन के लिए होना चाहिए वो मिशन नहीं है सेट, वो मिशन डाइवर्ट होके कहीं और ही जा रहा है. यहाँ पे कमजोर पड़ने का मतलब ये है. क्लियर? फिर वो आगे बोल रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं ना, इफ वी कम टू लुक अपॉन आवरसेल्फ, अगर हम खुद को देखें एज अ डिवाइडेड पीपल, ठीक है, कि हम लोग जो है बटे हुए हैं, अगर हम यूनाइटेड ना होके एज अ डिवाइडेड पीपल खुद को देखते हैं विथ नो प्राइड इन पास्ट, और ये देखते हैं और ये सोचते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ वो दैट कंटेन्स नो प्राइड, और फ्यूचर को लेकर के अगर हम होपफुल नहीं रहते हैं, अगर हम फेथफुल नहीं रहते हैं, तो फिर आज प्रेजेंट में हमें फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और डिसपेयर के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है. एंड दिस इज वेरी ट्रू बिकॉज मैं इसको अपने आंखों के सामने होता देख रही हूँ एट सम पॉइंट. सो आई कैन से दिस कि दिस इज वेरी ट्रू. ओके, कि अगर आप पास्ट के लिए प्राइड नहीं रखोगे और आप फ्यूचर के लिए कुछ भी फेथफुल नहीं रहोगे, ठीक है, तो फिर यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड इन प्रेजेंट. ठीक है, प्लस आप जो हो इंटरनली, अगर आप उसको रिप्लेस करोगे विथ समथिंग विच इज नॉट फॉर यू, तो भी आपका डाउनफॉल पक्का है, पक्का है. एंड आपका डाउनफॉल विच मीन्स कहीं ना कहीं नेशन का डाउनफॉल. क्लियर? एंड अगर हम बड़े बेसिस पे बात करें, अगर हम बड़े सर्कल पे बात करें, तो बड़े सर्कल पे भी सेम चीज इंप्लाई होती है. जैसे हमारे, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने आवरसेल्व्स, खुद को भी कंसीडर करने को बोला है हम लोगों को, बिकॉज हमसे ही तो नेशन बनता है ना. ओके, इन इंडिया द कोर कल्चर गोज बियॉन्ड टाइम. अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो कोर कल्चर है ना, वो समय से बहुत आगे जाता है. इट precedes the arrival of Islam, it precedes the arrival of Christianity. अब वो एग्जाम्पल देते हैं कि प्रिसाइड्स मतलब पता होगा आप लोगों को, तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि इस्लाम से और क्रिश्चियनिटी से, इन सब से आगे. फिर वो क्या बोलते हैं, द अर्ली क्रिश्चियंस, जो अर्ली क्रिश्चियंस हुआ करते थे, लाइक द साइरियन क्रिश्चियंस ऑफ केरला. अब जैसे हिंदू में होता है ना, जैसे ब्राह्मण में होता है ना कानकुब्ज, सरयू पारी, और जैसे मुस्लिम्स में होता है, ठीक है, सिया और सुन्नी, वैसे ही क्रिश्चियंस में भी होते होंगे. तो उसी की बात कर रहे हैं कि साइरियन क्रिश्चियंस जो होते थे केरला के, हैव रिटेन्ड देयर इंडियननेस विद एडमायरेबल डिटर्मिनेशन. उनके पास रिटेन्ड यानी कि बीइंग क्रिश्चियन तो वो थे ही बाय रिलीजन,
लेकिन उनके अंदर की जो इंडियननेस थी ना, वो उनके रिलीजन की वजह से कहीं नहीं गई थी, वो अपनी जगह पे वैसी ही थी और वो उसको आज भी उतना ही डिटर्मिनेशन के साथ रखते थे और एडमायर करते थे। आर दे लेस क्रिश्चियन? वेट, are they less Christian because their married women wear the Mangalsutra of their menfolk or their menfolk wear the dhoti in the Kerala style? अच्छा, तो वो क्या अगर उन्होंने मंगलसूत्र पहन लिया, मतलब कि जो वुमेन्स होती थी, अगर उन्होंने मंगलसूत्र पहन लिया, या जो मेन फोक थे यानी मेन पीपल थे केरला के, उन्होंने केरला स्टाइल में धोती पहन ली, तो क्या उनकी क्रिश्चियनिटी कम हो गई इससे? नहीं ना। वही वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, एज एन एग्जाम्पल दे रहे हैं। केरला's चीफ मिनिस्टर, अब वो फिर से एक पर्टिकुलर मैन का एग्जाम्पल देते हैं, क्या बोलते हैं? केरला's चीफ मिनिस्टर, केरला के जो चीफ मिनिस्टर थे A.K. एंटनी, इज नॉट अ हेरेटिक बिकॉज, हेरेटिक यानी कि किसी का रिलीजियस बिलीफ, पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ जिसको सामने वाला बंदा या सामने वाला इंसान गलत ठहरा है, ठीक है, उसे हम हेरेटिक बोलते हैं। सो क्या बोल रहे हैं? इज नॉट अ हेरेटिक, ठीक है, बिकॉज ही एंड हिज पीपल आर पार्ट ऑफ केरला's कल्चर। मतलब बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं कि बिकॉज उनके लोग और वो खुद केरला के कल्चर के पार्ट हैं, वो केरला के पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके खुद के जो बिलीव्स हैं वो गलत हो गए, ठीक है, या उनकी क्रिश्चियनिटी कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। Being a Christian does not make him an alien. Christian अगर वो हैं तो वो उन्हें एलियन नहीं बना देता है, ठीक है। On the contrary, it gives an added dimension to his Indianness. On the contrary, ये जो है ना, जो इनका क्रिश्चियन रिलीजन है, ये एक उनकी इंडियननेस को और ज्यादा डायमेंशन प्रोवाइड करता है। एक और चीज, अब हम हर जगह ये कहते नहीं फिर सकते कि इंडियन, जो चीज यहाँ पे मतलब बोली गई है कि क्रिश्चियन होना उनके इंडियननेस के डायमेंशन में और ऐड ऑन करता है, ये चीज बेसिकली तभी होगी जब आपके अंदर इंडियननेस वाली फीलिंग हो। अगर आपके अंदर सिर्फ रिलीजन को लेकर के होगा ना, कि सिर्फ मेरा ही रिलीजन अच्छा है या सिर्फ मेरा ही रिलीजन सही है, दिस इज रॉन्ग। यहां से जो डेवलपमेंट होगा वो गलत होगा। समझ आ रही है बात? इस डिफरेंस को समझिएगा आप लोग, ओके। A.R. रहमान मे बी अ मुस्लिम, A.R. रहमान है मुस्लिम है वो, बट लेकिन हिज वॉइस इकोज इन द सोल ऑफ ऑल इंडियंस ऑफ वॉट एवर फेथ व्हेन ही सिंग्स वंदे मातरम। वेरी ट्रू। जब A.R. रहमान बेसिकली खुद मुस्लिम है, लेकिन जब वो वंदे मातरम गाते हैं, इट डजंट मैटर कि कौन सा इंडियन किस कल्चर से बिलोंग करता है, हर एक इंडियन की आत्मा तक पहुंचता है वो गाना, रूह कांप जाती है, इतना बढ़िया गाते हैं वो। तो वो वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो नेशन प्राइड है जो उनके अंदर है, जो रिलीजन से ऊपर है उनके लिए, और दिस इज द फैक्ट दैट रिलीजन उस इंडियननेस में और डायमेंशन, एज एन डायमेंशन ऐड ऑन होता है। द ग्रेटेस्ट danger to our sense of unity and our sense of purpose comes from those ideologists who seek to divide the people. जो सबसे बड़ा डेंजर है ना हमारी यूनिटी को और हमारे पर्पस को, हमारे नेशन की यूनिटी को और हमारे नेशन के पर्पस को, वो उन लोगों से, उन आइडियोलॉजिस्ट से आता है जो लोगों को डिवाइड करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जो लोगों को अपने थॉट प्रोसेस से, अपने ओपिनियन से डिवाइड करना चाहते हैं या डिवाइड करते हैं अपना ओपिनियन रखते वक्त, उन लोगों से सबसे ज्यादा डेंजर होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्टो मीन्स प्रेजेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्टोज ऑन ऑल द सिटीजन्स टोटल इक्वालिटी अंडर इट्स प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो जितनी भी सिटीजन्स है उनको इक्वालिटी प्रेजेंट करता है अंडर इट्स प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। यहाँ पे प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला एज अ सिंबॉलिक यूज किया गया है कि वो प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को। What is now cause for concern is the trend towards putting religious
फॉर्म ओवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लाइन है, अंडरलाइन करिए। What is now cause for concern is the trend towards putting religious form over religious sentiments। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जिस चीज पे सबसे ज्यादा कंसर्न होना चाहिए वो ये चीज है कि आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है ना कि कौन से रिलीजन से हैं, इसको उस पर्टिकुलर रिलीजन के क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या कोर है उसका, इसके ऊपर रखना। लिटरली यहाँ अभी हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, कि हमारा जो रिलीजन फॉर्म है ना वो प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है, और जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमें वाकई हमारे रिलीजन में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें पीछे हट गई हैं कहीं ना कहीं। Why can't we develop a culture not religious context for our heritage that serves to make Indians of us all? अच्छा, हम ऐसा कोई कल्चर क्यों नहीं डेवलप कर सकते जिसमें रिलीजियस नहीं, हमारे जो हेरिटेज है वो एक उसको प्रायोरिटी पे रखा जाए, और वो एक फीलिंग हर पर्टिकुलर इंडियंस के अंदर लाए कि वी आर इंडियन फर्स्ट, वी आर इंडियन फर्स्ट, हम सब भारतीय, इंडियन पहले हैं। ये इस फीलिंग को लाए, कोई एक ऐसा कल्चर क्यों नहीं है, पूछ रहे हैं वो। द टाइम हैज कम फॉर अस टू स्टॉप डिफरेंशिएटिंग। वो वक्त अब आ चुका है कि हम डिफरेंशिएट करना हम बंद कर दें। What we need today is a vision for the nation which can bring unity। और अभी हम जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो जो जिस चीज की नीड है वो ये है कि हम एक विजन रखें, एक ऐसा विजन जो हमारे नेशन को यूनिटी पे लाके खड़ा करे, जो हमारी नेशन को यूनाइट करके खड़ा करे। हमें एक ऐसे विजन की जरूरत है अब, ठीक है, ये वो टाइम आ चुका है। और ये उन्होंने उस वक्त लिखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसीलिए लाइन रिपीट कर रही हूँ। ये पैराग्राफ जो स्वामी विवेकानंद का कोट डाला था उन्होंने स्टार्टिंग में, उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है, बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। ओके, इट इज व्हेन वी एक्सेप्ट इंडिया इन ऑल इट्स स्प्लेंडेड ग्लोरी दैट विद अ शेयर्ड पास्ट एज अ बेस वी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ शेयर्ड फ्यूचर of peace and prosperity, of creation and abundance। यानी कि जैसे हमने पास्ट शेयर किया है एज अ बेस, उसी तरीके से हम फ्यूचर को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि क्रिएशन और एबेंडेंस में जो एक पीस और प्रॉस्पेरिटी की जरूरत पड़ती है किसी भी नेशन को यूनाइट करने के लिए, वो हम हासिल कर सकें। आवर पास्ट इज देयर विथ अस फॉरएवर। हमारा जो पास्ट है वो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए है। It has to be nurtured in good faith। और जो हमारा पास्ट है ना वो बहुत मेहनत भरा है, उसे हमें अनहोपफुल होकर के वेस्ट नहीं कर देना है, उसको हमें नर्चर करना है अपने एक पॉजिटिव फेथ से, ठीक है, कि यस वी कैन बिल्ड इट, वी कैन बिल्ड आवर नेशन, नॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सरसाइजेस ऑफ पॉलिटिकल वन अपमैनशिप। यानी यहाँ पे पॉलिटिकल इंडिविजुअलिटी की बेसिकली बात हो रही है कि वो जो फेथ है ना वो सिर्फ पॉलिटिकली इंडिविजुअल होने के चक्कर में कि हम ही महान हैं, हम ही महान हैं, इस चक्कर में उसे मत बर्बाद करो जो हमारे पास्ट में हुआ है, जो पास्ट में मेहनत की गई है, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। द डेवलप्ड इंडिया विल नॉट बी अ नेशन ऑफ सिटीज। जो डेवलप्ड इंडिया होगा हमारा वो एक ऐसा नेशन नहीं होगा जो कि नेशन ऑफ सिटीज के उससे, जैसे अभी क्या है, अभी हम बोलते हैं ना कि अरे ये यूपी वाले हैं, अरे ये एमपी वाले हैं, ना उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो डेवलप्ड इंडिया होगा उसमें ऐसा थॉट प्रोसेस किसी का नहीं होगा। इट विल बी अ नेटवर्क ऑफ प्रोस्पेरस विलेजेस empowered by telemedicine, टेली-एजुकेशन एंड ई-कॉमर्स। अब यहाँ पे उन्होंने विलेजेस की बात करी है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जितने भी विलेजेस हैं इंडिया में वो फ्लरिश करेंगे उस टाइम पे, उनमें
टेली मेडिसिन होगी, टेली एजुकेशन होगा, ई कॉमर्स होगा, यानी वहां के लोग सब कुछ एसेस कर पाएंगे। जो डेवलप्ड इंडिया होगा वो ऐसा होगा जहां पे गांव, जो विलेजेस हैं वो भी ऊपर आएंगे, सिर्फ सिटीज ही नहीं होंगी या सिर्फ सिटीज की बात नहीं कही जाएगी। The new India will emerge out of the combination of biotechnology, biosciences and agriculture sciences and industrial development. उन्होंने सारे एस्पेक्ट काउंट करवाए हैं जो भी हमारे डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं, सारे एस्पेक्ट कलाम सर ने काउंट करवाए हैं और ये बताया है कि हमारा जो न्यू इंडिया होगा वो इस तरीके का होगा, उनमें ये सारी चीजें होंगी। The political leaders would be working with zeal, born of the knowledge that the nation is bigger than individual interests and political parties. Underline it, बहुत अच्छी लाइन थी। क्या बोला है? The political leaders, और उस टाइम के जो political leaders होंगे ना, would be working with zeal, born of the knowledge that the nation is bigger than individual interest and political parties. जो ये individual political parties divided हैं और individual basis पे जो आजकल debate हो रही है political parties की, अगर हम बात करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस टाइम पे जो political leaders होंगे उनके अंदर से nation पहले आएगा और nation को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी knowledge पहले आएगी, ना कि उनके इंडिविजुअल मैटर्स और उनकी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज पहले आएंगी। ओके, दिस एटीट्यूड विल लीड टू मिनिमाइजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड एज प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन द कंट्री साइड एंड अर्बेनिटीज move to rural areas to absorb the best of what nature can give in the form of products and wealth. फिर वो ये बोलते हैं अगर ऐसा हुआ तो जो एक रूरल अर्बन डिवाइड हो चुके हैं ना अभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी जगह सिमिलर चीजें होंगी, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज होंगी। बेसिकली वो यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं। और जो रूरल पीपल हैं वो जो नेचर वो ये देख पाएंगे, ठीक है, वो जितनी भी चीज जो उनको नेचर प्रोवाइड करा सकता है उन सारी चीजों को एसेस कर पाएंगे, यानी वो भी बेस्ट पॉसिबल वे में डेवलप कर पाएंगे। क्लियर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क बिफोर आवर लीडरशिप is to get all the forces for constructive change together and deploy them in a mission mode. सबसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क लीडरशिप से पहले का क्या है कि एक ऐसे फोर्स ऑफ पीपल को कलेक्ट करना या टुगेदर, यानी कि कलेक्ट करना या इकट्ठा करना जो कि कंस्ट्रक्टिव हो और जिनके पास खुद कुछ मिशन हो, जिनके पास खुद मिशन हो। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1 billion people with numerous religions and communities. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 1 बिलियन पीपल है और साथ ही साथ बहुत सारे रिलीजन और कम्युनिटीज हैं। इट ऑफर्स अ वाइड स्पेक्ट्रम of ideologies besides its geographic diversity. यानी geographic diversity तो जो है इंडिया की वो तो है ही है, बट उसके साथ साथ आप ये सोचिए कि 1 बिलियन पीपल है इंडिया में और वो भी डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कम्युनिटीज के। तो अगर हम उनमें से बेस्ट आइडियोलॉजी सर्च करने लग जाएं, हमें ग्राउंड बेसिस पे ही ऐसे कितने लोग मिलेंगे, राइट? तो वो यही बात कह रहे हैं कि जियोग्राफिक डाइवर्सिटी तो है ही, बट हमें ये फैक्टर भी नहीं भूलना चाहिए। दिस इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो बाहर की कंट्रीज में कहीं नहीं मिलती है। हाउएवर, फ्रेगमेंटेड थिंकिंग, compartmentalized planning and isolated efforts are not yielding results. ठीक है, अब वो थिंकिंग, प्लानिंग और एफर्ट्स को लेकर के बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी थिंकिंग फ्रेगमेंटेड रखेंगे ना, यानी कि देखा होगा बहुत लोगों को कि अगर वो कुछ अच्छा भी सोचते हैं ना या उनके माइंड में कुछ आइडियाज होते भी हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों? बिकॉज
वी डिपेंड ऑन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ आवरसेल्व्स, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी उससे अपनी जो सोच है उसको दबा ले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोच आज भी नैरो माइंडेड है। सो यहाँ पे वही नेगेटिव थिंकर्स की बात की जा रही है कि अगर वैसी थिंकिंग हुई, कंपार्टमेंटलाइज्ड प्लानिंग, यानी ऐसी प्लानिंग जो डिवाइड करे लोगों को, नॉट इन अ पॉजिटिव मैनर बट इन अ नेगेटिव मैनर, पॉइंट टू बी नोटेड। और एक आइसोलेटेड एफर्ट यानी आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप उतना एफर्ट्स ना डाल के उससे कम डालो, ठीक है। आपको पता है कि आप एक दिन में 4 घंटे काम कर सकते हो, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस ऑफ लेजीनेस एंड जो भी, आप 3 घंटे काम कर रहे हो, तो वो जो 1 घंटे हैं वो तो जा रहे हैं ना। सो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि ऐसे एफर्ट्स नहीं होने चाहिए। एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि आप अपने हाईएस्ट पॉसिबल एफर्ट्स तक काम करो, जितना आप पूरी तरीके से दे सकते हो। ये अगर ऐसा रहा, अगर चीजें हमेशा ऐसी रही, आइसोलेटेड रही, फ्रेगमेंटेड थिंकिंग रही, तो फिर जो रिजल्ट चाहिए हमें, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, या जो रिजल्ट हमें मिल सकता था हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। द पीपल हैव टू कम टुगेदर टू क्रिएट अ हार्मोनियस इंडिया। लोगों को साथ में आना पड़ेगा एक हार्मोनियस इंडिया को क्रिएट करने के लिए, वरना इंडिया डेवलपिंग था, डेवलपिंग है और डेवलपिंग ही रह जाएगा। द सेकेंड विजन ऑफ द नेशन विल ब्रिंग अबाउट, जो सेकेंड विजन होगा नेशन का, द सेकेंड विजन ऑफ द नेशन विल ब्रिंग अबाउट अ रेनेसा टू द नेशन। जो सेकेंड विजन होगा, ठीक है, जो एक प्रॉपर विजन होगा डेवलप होने के बाद इंडिया का, वो इंडिया को बदल के रख देगा, वो हमारे नेशन को बदल के रख देगा। द टास्क ऑफ कास्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इन द हैंड्स ऑफ अ विजनरी पॉलिटिकल लीडरशिप। जो एक टास्क है एक स्ट्रॉन्ग इंडिया को क्रिएट करने का, वो ऐसे इंसान के हाथ में है जो एक पॉलिटिकल लीडर हो और विजनरी पॉलिटिकल लीडर हो। अगेन वो ये इस चीज पे एम्फेसिस डालते हैं कि ऐसा लीडर जिसके लिए नेशन फर्स्ट हो। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये राइट अप फिनिश होता है, ये लास्ट पार्ट था। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।